सितंबर को ओपन और ये 22वां स्थापना दिवस मना रहे प्रेजेंट कोचिंग सेंटर को भी मैं इसी तरह का एक सेतु मानता हूँ। सेतु का मतलब होता है पुल जो आदमी को इस पार से उस पार करता है। इस इलाके के छात्र छात्राओं को अज्ञानता के अंधकार रूपी समुद्र से पार लगाने में यह प्रेजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट अग्रणी रहा है। मैं इसके प्रति पुनः शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। बंधुओं, डॉक्टर राधाकृष्णन मात्र एक राष्ट्रपति नहीं थे, सबसे पहले वे बहुत बड़े दार्शनिक थे और ऐसे दार्शनिक जो पूरी दुनिया में बिरले पैदा हुए। 30 वर्ष की अवस्था में वे प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर प्रोफेसर बने। इसके बाद आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और 1949 ईस्वी में सोवियत यूनियन, जब सोवियत में शायद 15 गणराज्य शामिल थे, उस समय भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और सिविलियन के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें 1954 ईस्वी में सम्मानित किया। मैं इस विभूति को बार बार नमन करना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े बाबा हैं। वह हिंदू संस्कृति नहीं जो हमारी और आपकी जहन में है, हमारी और आपकी बात बीच की बात है, वो हिंदू संस्कृति नहीं। हिंदू संस्कृति के फिलॉसफी, हिंदू संस्कृति के दर्शन को उन्होंने विश्व पटल पर रखा और पश्चिम पूर्व सबों को आकर्षित किया। हम जो आज धर्म को देख रहे हैं, हिंदू धर्म को देख रहे हैं, वह वास्तव में धर्म के खेत में उगी हुई घास के समान है, जिसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि नाग की पूजा करो, नाग को दूध पिलाओ, नाग को लावा खिलाओ और नाग पंचमी के अवसर पर गोबर और काली को अपने घर में पुतो जो किसी की नजर न लगे। ये धर्म नहीं है, ये ध्यान धनुष है। इसमें हमें बहलाया फुसलाया गया है। अगर हमारे बीच में वह हिंदू धर्म होता या मुस्लिम के बीच में असली मुस्लिम धर्म होता तो हमारे देश की स्थिति नहीं होती। मैं एक वाकया मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मुझे समय चाहिए, 5-10 मिनट। अगर बच्चे इस पर तैयार हो, अगर प्रभु दयाल इस पर तैयार हो, डायरेक्टर तैयार हो, तो मैं 5 मिनट समय लेना चाहता हूँ। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि भारत का एक आदमी जापान में नौकरी, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ जिसकी पोस्ट आई है, जापान में नौकरी करता था और वहाँ नौकरी करते करते कुछ वर्ष गुजर गए। उसने देखा कि जापान में कई उसके साथी हैं, लेकिन किसी साथी ने उन्हें अपने घर पर चाय पीने के लिए नहीं बुलाया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से कहा कि यार मैं भारतीय हूँ और आप लोगों से भुला मिला हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किसी भी जापानी मित्र ने मुझे चाय के लिए अपने घर पर नहीं बुलाया। वह जापानी मित्र थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा कि यार तुम्हारे हिंदुस्तान का इतिहास हमारे जापान में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यह इतिहास प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाया जाता, हमारी हौसला अफजाई के लिए नहीं पढ़ाया जाता, यह इतिहास में चेतावनी के लिए पढ़ाया जाता है। आश्चर्य हुआ हिंदू मित्र को कि भाई चेतावनी कैसी, प्रेरणा नहीं तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि बंधु मेरे, ये बताओ कि तुम्हारे देश पर अंग्रेज का शासन हुआ, कितने अंग्रेज आए थे,
कितने अंग्रेज आए थे? इन्होंने बताया कि वही कुल 10,000 आए होंगे और उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। फिर उसने पूछा, जिस समय अंग्रेज ने शासन किया तुम्हारे देश की जनसंख्या कितनी थी? इसने बताया कि 28-30 करोड़ के आसपास रही होगी। उसने बताया कि यार 10,000 अंग्रेज आए और 30 करोड़ लोगों के ऊपर में शासन किया। उसके अंदर में सारे लोग रहे, उसकी चापलूसी करते रहे, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाते रहे, अपने ही लोगों का शोषण करते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ये है तुम्हारा देश। जालियांवाला कांड हुआ, उसमें जनरल डायर ने आदेश दिया गोली चलाने का। उसमें सारे गोली चलाने वाले भारतीय ही थे, कुछ ही अंग्रेज थे। उसने अपने लोगों पर गोलियां चलाई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राइफल का मुंह जनरल डायर की तरफ करके कम से कम उसको खत्म कर दे। फिर क्या आशा करते हो दूसरे से? तुम लोग चापलूस हो, तुम लोग दूसरे के अंदर में रहने वाले हो, तुम लोग बांध कर रखने वाले आदमी हो, तुमको लोग घर को लेकर चला जाए। फिर उन्होंने कहा कि उससे पहले मध्य एशिया से कितने मुसलमान के मुगल आए तुम्हारे यहाँ शासन करने के लिए, क्या तुमने प्रतिकार किया? बिल्कुल नहीं किया। तुम लोग चापलूस हो, तुम लोग चंद पैसे के लिए ऐसे करते हो। इसलिए अगर तुम्हें मैं अपने घर लेके जाऊंगा तो मेरे बच्चे पूछेंगे कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कहूँगा भारत के। वे जो इतिहास पढ़ते कहेंगे ये भी भारत के, जिस पर लोगों ने हजारों वर्षों तक राज किया। बंधुओं, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा देश जहाँ पर राम पैदा हुए, ऐसा देश जहाँ पर कृष्ण पैदा हुए, राम ने सच्चाई का साथ लिया, सत्य बोलते रहे, सहिष्णुता रखी, दूसरों की मदद की, कुशल प्रशासक रहे और जो आतताई सामने में आए उसे बख्शा नहीं, उसे धराशायी करता है। यह संदेश हमारे बीच में है, लेकिन हम कृष्ण अवतार लिए। और आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को मोह हुआ कि सारे सामने के लोग अपने हैं, अर्जुन कैसे इसके ऊपर में वार करेगा, तो उन्होंने गीता का उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे बंधु बांधव हो, अगर उसने गलत किया, अगर उसने गलत का साथ दिया तो सबों का संहार करो। यही नीति है, यही धर्म है। लेकिन हमारा नाम इसलिए हुआ कि हमने अपने धर्म को समझा नहीं, मुसलमानों ने भी अपने धर्म को नहीं समझा। माफ भाई अगर कोई मुसलमान भाई हिंदू होंगे, इसलिए नहीं समझा कि यजीद के विरोध में 680 ईस्वी में 10 अक्टूबर को यजीद की सेना के विरुद्ध में इमाम हुसैन लड़ते रहे, सच्चाई के लिए लड़ते रहे, गलत सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे और अपने 72 संबंधियों के साथ उन्होंने अपनी शहादत दे दी। और ये शहादत अच्छाई के लिए थी, गलत का विरोध करने के लिए थी, लेकिन उन्होंने यजीद की दास्तां को स्वीकार नहीं की। जब विदेशी हमारे यहाँ आए, हिंदू निष्क्रिय थे और हमारे मुसलमान भी निष्क्रिय थे, उन्होंने भी गलत का साथ दिया, इसलिए समय को माफ नहीं करेगा। बंधुओं, हम पुनर्विचार करें कि कृष्ण का धर्म क्या कहता है। हम पुनर्विचार करें कि हमारे राम का धर्म क्या कहता है और हम उस फिलोसफी को जाने कि हमारा धर्म हिंदू धर्म क्या कहता है और मुस्लिम लोग भी उस फिलोसफी को जाने कि किस तरह से करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी। हम उसको जाने, अगर हम इसको जान जाते हैं तो कोई भी शख्स हमें प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लड़े, हम जूझे, हम आगे बढ़े, हम गरीबी से लड़े, हम बेरोजगारी से लड़े, हम अशिक्षा के अंधकार से लड़े और जितनी बेमनस्का है उसको भूल कर एक साथ आगे बढ़े, तभी हम विजय पा सकते हैं। मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है कि 3-4 बार मैं यहाँ पर आया हूँ
मुझे काफी खुशी है कि नीलेश जी ने सम्मान दिया और मुझे भी अपनी बातों को रखने का मौका आपके बीच में मिला। मैंने आपकी प्रतिभा को देखी है, जिस तरह से पूरे राज्य में आपने पिछले साल संस्मरण बनाया था, हम लोग उसका कायल हैं, हम सभी कायल हैं कि तू थककर न बैठ उड़ान अभी बाकी है, तू थककर न बैठ उड़ान अभी बाकी है, जमी कर खत्म हुई तो आसमान अभी बाकी है। देखिए कुछ लोग आपके ऊपर में शक कर सकते हैं कि आपकी प्रगति सही नहीं है, वे आपका मूल्यांकन नहीं करते। हमने बच्चों को देखा है, हमने बच्चियों को देखा है, बेटियों को देखा है, और जो शिक्षक हैं हमारे बहुत नजदीकी, मैं उसे क्या बहुत नजदीकी है, मैंने उनकी क्षमता को देखा है, इसीलिए आप उनकी क्षमता को रखिए, आगे बढ़िए। उसे यकीन है, उसे गुमान है कि आपकी उड़ान कुछ कम, उसे गुमान है कि आपकी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके लिए आसमान कुछ कम है। धन्यवाद।